लेकिन उनकी हत्या से पूरे बिहार में सियासी घमासान बढ़ गया। मोकामा में तो बवाल थमा ही नहीं, कई जगहों पर अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के समर्थकों में झड़प की खबरें आई। इन सब के बीच दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में सिर्फ एक गोली उनके पैरों में लगी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक एक गोली दुलार चंद यादव के पैर में एड़ी के पास लगी थी। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि गोली जिस जगह लगी थी वो जानलेवा नहीं थी। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। यानी डॉक्टरों के मुताबिक दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। डॉक्टरों ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने से पहले शव का एक्सरे भी कराया गया था और दुलार चंद के शरीर पर ज्यादातर जख्म छीलने जैसे पाए गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने भी हत्याकांड से जुड़ी रिपोर्ट बिहार के डीजीपी से मांग ली। इधर बिहार की मोतिहारी में जनसुराज पार्टी की प्रचार गाड़ी पर हमला हो गया। बिहार की मोतिहारी में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की एक प्रचार गाड़ी पर हमले के आरोप लगे। वहां चिरैया विधानसभा सीट से प्रत्याशी संजय कुमार के चुनाव प्रचार के दौरान उस गाड़ी पर लगे बैनर को फाड़ दिया गया। आरजेडी के दीवाने थे, बोल रहे कि तुम गाना बजाओ आरजेडी के। हम बोले कि आरजेडी के गाना नहीं बजाएंगे, हम जनसुराज के प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सुबह 11:30 बजे बिहार के बेगूसराय में रैली करेंगी। इसके बाद वो दोपहर करीब 1 बजे खगड़िया में बेलदौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के नेता पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक बूथ लेवल अधिकारी को सार्वजनिक रूप से धमकाया। इसे लेकर बाकायदा बीजेपी ने मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी। उधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के काफिले पर कुछ कार सवार लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। मंत्री के मुताबिक कार सवार लोगों ने पहले उनके काफिले को ओवरटेक किया और फिर गाड़ी रोककर उनके और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड का काफिला सड़क के बीच में खड़ा नजर आया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। मंत्री ने आरोप लगाया कि कार सवार कुछ लोगों ने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को ओवरटेक किया और फिर उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बदमाशों ने गाली गलौज करने के साथ कार पर हमला भी किया था। 2 लोग थे और हाथ से उसको जो है कि बोनट को लगे पीटने के लिए, हमारी गेट को लगे पीटने के लिए, लेकिन मैं रुका नहीं। मंत्री संजीव सिंह गोंड के मुताबिक उनके काफिले पर हमला होने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के काफिले पर हमले की सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई। मंत्री के काफिले पर हमला करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर दी। सड़क पर बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की गई और उसी दौरान सोन नदी पर बने पुल के पास पुलिस ने मंत्री के काफिले पर हमला करने वाले लोगों की गाड़ी को रोक दिया। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरा पाकर वो सभी लोग कार छोड़कर वहां से भाग निकले। कल देर रात मंत्री के काफिले को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा गाड़ी को रोका गया और उस पर हाथ मारी गई। पुलिस के मुताबिक 15 नवंबर को सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। इसीलिए समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड जिलाधिकारी ऑफिस में अधिकारियों के साथ मीटिंग करने गए थे। मीटिंग के बाद वो शाम करीब 7 बजे अपने आवास लौट रहे थे और दावा किया गया कि सोनभद्र के जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर आगे काले रंग की एक कार उनके काफिले के पीछे लग गई। उस कार में 3 लोग सवार थे। बाद में उस कार ने कई बार काफिले की गाड़ियों से आगे निकलने की कोशिश की और दावा किया गया कि स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही मंत्री की कार थोड़ी धीमी हुई, पीछा कर रहे लोग सामने आ गए। आरोप है कि उन लोगों ने गाड़ी की बोनट पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो बार बार मंत्री की कार को रुकने का इशारा करते रहे, लेकिन मंत्री के ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो ओवरटेक करने को लेकर के एस्कॉर्ट कर्मियों और ये जो व्यक्ति हैं अंकित मिश्रा, शुभम सोनी और पंकज अग्रवाल, इनके साथ आपस में कहासुनी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और कार में बैठे दूसरे लोगों की तलाश शुरू कर दी। जिस कार ने मंत्री के काफिले का पीछा किया था उसका रजिस्ट्रेशन लखनऊ का है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इधर मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि वहां 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य कई दिनों से किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे थे। रोहित आर्य को शिक्षा विभाग के लिए काम करने वाला ठेकेदार बताया गया। 1 रोज पहले उन्होंने मुंबई के पवई इलाके में एक इमारत के अंदर 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया था। बाद में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से रोहित की मौत हो गई थी और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था।
लेकिन बंधक बनाए गए लोगों में शामिल रही एक बुजुर्ग ने बताया कि रोहित आर्य बीते कई दिनों से किडनैपिंग की योजना पर काम कर रहे थे। महिला के मुताबिक उन्होंने बच्चों को वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर ऑडिशन के लिए बुलाया था। दावा है कि रोहित ने उन बच्चों से कहा था कि उन्हें किडनैपिंग वाले सीन का ऑडिशन करना है और ऐसा इसलिए ताकि बंधक बनाए जाने पर वो बच्चे भागने की कोशिश ना करें। लेकिन बुजुर्गों के मुताबिक कई घंटों तक कैद में रहने के बाद बच्चों को शक हो गया और उसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने तो चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक बच्चों की आवाजें सुनने के बाद उस इमारत के आसपास रहने वाले कुछ लोग पूछताछ के लिए पहुंचे, लेकिन हालांकि दावा है कि रोहित आर्य ने ऑडिशन की बात कहकर उन्हें लौटा दिया था। लेकिन सनसनी तब मच गई जब बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य ने धमकी भरा एक वीडियो पुलिस को भेज दिया था। The slightest wrong move from your end will trigger me कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। इसके बाद तो हड़कंप मच गया था। जिन बच्चों को उस इमारत में बंधक बनाया गया उनके घर वाले वहां पहुंच गए। पुलिस ने भी इमारत को घेर लिया था। आरोपी से बातचीत शुरू की गई और सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक पुलिस के अधिकारियों ने रोहित आर्य को समझाने बुझाने की कोशिश की ताकि वो अगवा किए गए बच्चों को छोड़ दें। दावा है कि उनकी मांगों को भी पूरा करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि लाख समझाने के बाद भी रोहित आर्य नहीं माने, बल्कि दावा है कि उन्होंने बंधक बनाए गए लोगों को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद पुलिस ने पवई इलाके में मौजूद उस इमारत में घुसने का फैसला किया। दावा है कि पुलिस के जवान खिड़की के रास्ते इमारत में दाखिल हुए और उस जगह पर पहुंचे जहां बंधकों को रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने एक बार फिर रोहित आर्य से लोगों को छोड़ने की मांग की, लेकिन दावा किया गया कि उन्होंने एयर गन से पुलिस वालों पर फायर कर दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक गोली रोहित आर्य के सीने में जा लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि बाद में बंधक बनाए गए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। उन्हें अगवा करने के आरोपी रोहित आर्य महाराष्ट्र में पुणे के रहने वाले थे। वो शिक्षा विभाग के लिए काम करने वाले ठेकेदार बताए गए। आरोप है कि राज्य सरकार पर उनकी करीब 2 करोड़ रुपयों की देनदारी थी और दावा है कि वो रकम रोहित आर्य को लंबे वक्त से मिल नहीं रही थी। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने बच्चों को बंधक बनाने की योजना बनाई थी। उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था। दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे, वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे, मैं आपको सब एक करके दूंगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सूरज लोखंडे के मुताबिक ठेकेदार रोहित आर्य ने सरकार की तरफ से पैसा देने में हो रही देरी की वजह से धरना भी दिया था। तो 26 दिन उपोषण के लिए बैठे थे। उनको कुछ तो न्याय मिले, मगर उधर कुछ नहीं, उनकी जान जा रही थी। दावा है कि पैसे न मिलने से परेशान होकर ही रोहित आर्य ने बच्चों को अगवा करने का प्लान बनाया था।